हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आया हूँ, बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर है और सेकंड पेपर है। पेपर का नाम है रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। तो आपका ये पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 100 होंगे और पास मार्किंग्स जो होंगे, मिनिमम मार्क्स होंगे पास के लिए वो होंगे 36। तो इसमें 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले देखिए, पहला जो पार्ट है भाग ए। तो भाग ए के अंदर सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा लगभग 20 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। दोस्तों, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर का पैटर्न जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो मान लीजिए ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग है या राजस्थान यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग है, तो अन्य यूनिवर्सिटी जो है उसमें भले ही इस प्रकार का पैटर्न के क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शब्द सीमा 20 के बजाय हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर 30 हो या कम या ज़्यादा हो, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। कौटिल्य के अनुसार द्विवेदी भाव का अर्थ बताइए। शुक्र द्वारा वर्णित अपराध की 4 श्रेणियां बताइए। लाला लाजपत राय द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में दयानंद सरस्वती के विचार क्या थे। और अगले जो 5 प्रश्न है वो है इसके अंदर, गोखले की राजनीतिक आध्यात्मिकरण की अवधारणा क्या है। तिलक द्वारा स्थापित 2 संस्थाओं के नाम बताइए। पंडित नेहरू द्वारा प्रतिपादित पंचशील के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रवाद के विषय में अम्बेडकर के विचार लिखिए और एम एन रॉय की 2 मुख्य अवधारणाएं लिखिए। जयप्रकाश नारायण के दल विहीन लोकतंत्र की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये सभी प्रश्न जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब इनका उत्तर जो है वो आप देखिए। पहला जो क्वेश्चन आपका वो है, कौटिल्य के अनुसार द्विवेदी भाव का अर्थ बताइए। तो उत्तर है, कौटिल्य के अनुसार द्विवेदी भाव का अर्थ है 2 विरोधी प्रवृत्तियों का एक साथ प्रयोग करने की नीति। दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, कौटिल्य के अनुसार द्विवेदी भाव का अर्थ है संधि और विग्रह की नीतियों का एक साथ प्रयोग करना। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है, शुक्र द्वारा वर्णित अपराध की 4 श्रेणियां बताइए। तो शुक्र नीति में अपराधों का वर्गीकरण निम्न 4 आधारों पर किया गया है। कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसर्गिक, ये 4 प्रकार के अपराध बताए गए हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, लाला लाजपत राय द्वारा लिखित किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम बताइए। तो पहली है अनहैप्पी इंडिया, दूसरी है द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन था वो है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में दयानंद सरस्वती के विचार क्या थे। तो इसका उत्तर है, दयानंद ने शासकों को परामर्श दिया है कि उसे अन्य राज्यों से ऐसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने चाहिए जिससे उनके मध्य संघर्ष एवं युद्धों से बचा जा सके। दयानंद ने मनु की भांति अंतर्राज्यीय संबंधों में उपायों, षड्गुण नीति आदि का विवेकपूर्ण उपयोग करने का परामर्श दिया है। उपाय साम दाम दंड भेद और षड्गुण नीति यानी 6 लक्षणों वाली नीति, जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विवेदी भाव और संश्रय, ये 6 जो नीतियां हैं इनका विवेकपूर्ण उपयोग करने का दयानंद ने जो है वो सुझाव दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, गोखले की राजनीतिक आध्यात्मिकरण की अवधारणा क्या है। उत्तर है, गोखले चाहते थे कि देश के लोग धार्मिक भावना से प्रेरित होकर देश सेवा के लिए आगे आएं और देश सेवा के व्रत को अपने जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य बनाएं। इसे ही राजनीति का आध्यात्मिकरण कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, तिलक द्वारा स्थापित संस्थाओं के नाम बताइए। तो तिलक द्वारा 3 संस्थाएं स्थापित की गई थी। पहली है 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना, दूसरी है 1885 में दक्खन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, तीसरी है 1916 में होम रूल लीग की स्थापना। एग्जाम में आप सिर्फ नाम भी लिख के आए तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 7वां क्वेश्चन है, पंडित नेहरू द्वारा प्रतिपादित पंचशील के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो पंचशील के जो सिद्धांत हैं ये 5 है। ठीक है।
पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन 1954 में तिब्बत के प्रश्न पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के मध्य एक समझौते के अंदर किया गया था। तिब्बत को लेकर के दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ था। उसके अंदर राष्ट्रों से संबंधित कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था, तो उन्हीं को पंचशील के सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब ये 5 सिद्धांत हैं। पहला है प्रादेशिक अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान। दूसरा है अनाक्रमण। अनाक्रमण का मतलब एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करना। फिर है अहस्तक्षेप, मतलब किसी देश द्वारा दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। फिर है समानता एवं पारस्परिक लाभ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो देशों के बीच में संबंध निर्धारित किए जाएंगे वो समानता और पारस्परिक लाभ के दृष्टिकोण के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, मतलब जीवो और जीने दो की नीति। अगला जो क्वेश्चन 8 का वो है राष्ट्रवाद के विषय में अम्बेडकर के विचार लिखिए। तो अम्बेडकर की राष्ट्रवाद की संकल्पना केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें सारे समुदाय, जाति, धर्म व वंश के लोग बिना किसी भेदभाव के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का एक गरिमामय वातावरण में उपयोग करें। अगला 9 का क्वेश्चन है एम एन रॉय की 2 मुख्य अवधारणाएं लिखिए। तो एम एन रॉय की 2 मुख्य अवधारणाएं निम्न है। एक नवमानववाद या नवमानवतावाद, दूसरी है बुनियादी लोकतंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट का 10 का, जयप्रकाश नारायण के दल विहीन लोकतंत्र की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण का मानना था कि दलीय पद्धति राजनीतिक व्यवस्था को भ्रष्ट कर लोकतंत्र को दूषित करती है। अतः राजनीतिक दलों के बजाय प्रतिनिधियों का चुनाव निर्दलीय आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब लोकतंत्र में जो पार्टी सिस्टम है, राजनीतिक दल है, ये होने नहीं चाहिए। ये जयप्रकाश नारायण का मानना था कि ये होने नहीं चाहिए, और जो प्रतिनिधियों का चुनाव वो अपन जो है वो निर्दलीय आधार पर करना चाहिए। जैसे अपन सरपंच का चुनाव करते हैं तो सरपंच किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से सभी जनप्रतिनिधियों का निर्दलीय आधार पर चुनाव होना चाहिए और पार्टियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये जयप्रकाश नारायण का मानना था। अब दोस्तों ये जो है ये आपका है भाग ब। इसमें देखिए किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 50 शब्दों तक सीमित है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तो दोस्तों शब्द सीमा जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग हो सकती है। किसी में 40 शब्द सीमा हो सकती है, किसी में 30 हो सकती है, किसी में 70 हो सकती है, किसी के अंदर 130 हो सकती है, किसी में 150 शब्द सीमा हो सकती है। लेकिन आपको शब्द सीमा पे नहीं जाना है, आपको जो है ये क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है राजपद पर मनु के विचार लिखिए। दूसरा है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को समझाइए। तीसरा है दयानंद के चिंतन में राष्ट्रवादी तत्वों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन आपका एम एन रॉय के नव मानवतावाद की धारणा को समझाइए। पांचवा जेपी द्वारा प्रतिपादित लोक स्वराज्य की धारणा को समझाइए। छठा क्वेश्चन है प्रन्यास सिद्धांत। सातवां है स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद की धारणा का वर्णन कीजिए। और आठवां जो क्वेश्चन है वो है एकात्म मानववाद के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। नौवां है प्रेस की स्वतंत्रता पर राजा राम मोहन राय के विचार लिखिए। और लास्ट 10 का क्वेश्चन है एम एन रॉय की बुनियादी लोकतंत्र की धारणा का वर्णन कीजिए। ये 10 क्वेश्चन है। अब इनके उत्तर देखिए आप, सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो देखिए आप। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है राजपद पर मनु के विचार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भले ही लघुतरात्मक क्वेश्चन के रूप में भी एग्जाम में आ सकता है, निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में भी एग्जाम में आ सकता है। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ लघुतरात्मक क्वेश्चन की दृष्टि से जो है वो वर्णन किया है, लेकिन आप अगर पॉइंट सही प्रकार से याद कर लोगे तो वर्णन तो आप अपने दिमाग से जो है थोड़ा बड़ा करके लिख दोगे तो आपका ये निबंधात्मक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, मनु के राजपद या राजा संबंधी विचारों को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। और पहला पॉइंट है राजा या राजपद की उत्पत्ति। ठीक है, तो इसमें देखिए मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति के बारे में व्यक्त किए गए विचारों से पता चलता है कि मनु ने राज्य या राजा की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और कहा है कि ईश्वर ने राजा का निर्माण 8 देवताओं का नित्य अंश लेकर के किया है। फिर दूसरा पॉइंट है
वो है राजा की पद स्थिति एवं महत्व। इसमें देखिए, मनु के अनुसार राजा राज्य की सभी प्रकृतियों, मंत्री, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र, ये राज्य का सप्तांग सिद्धांत है। याद रखना, राज्य का सप्तांग सिद्धांत यानी मनुस्मृति में मनु के द्वारा राज्य के 7 अंग बताए गए हैं और उनको प्रकृति कहा गया है। राज्य के अंगों को किस नाम से संबोधित किया मनु ने? प्रकृति की संज्ञा दी है। तो वो 7 बताए हैं। तो इसमें राजा खुद हो गया, इसके बाद में 6 हो गए, एक हो गया मंत्री, फिर पूर्व, फिर राष्ट्र, फिर कोष, फिर दंड और मित्र, एक राजा। इस प्रकार से 7 प्रकृतियां होगी। तो जो राज्य की 7 प्रकृतियां बताई उसमें जो सर्वोच्च प्रकृति बताई है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति बताई है, वो किसको बताया है? राजा को बताया है। तो मित्र में विशिष्ट और सर्वोच्च स्थान रखता है, वह इन सभी में प्रधान होता है। तीसरा पॉइंट है राजा के आवश्यक व्यक्तिक गुण। देखिए, मनु ने राजा के व्यक्तिक गुणों के 3 पक्षों का उल्लेख किया है। पहला है नैतिक गुण, दूसरा है कार्य कुशलता के लिए आवश्यक योग्यताएं, तीसरा है कर्तव्य निष्ठा। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसके अंदर अगला पॉइंट जो है वो है राजा के कर्तव्य। देखिए, मनुस्मृति में राजा के निम्न कर्तव्यों या दायित्वों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है कि राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में मनु के विचार लिखिए। चाहे राजा के कर्तव्य बोल दो, चाहे राजा का दायित्व बोल दो, चाहे राजा के कार्य बोल दो, या राज्य के कार्य बोल दो, एक ही बात है दोस्तों। क्योंकि मनुस्मृति में राज्य और राजा में कोई अंतर नहीं किया गया है, एक ही बात है। तो परीक्षा के अंदर राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में मनु के विचार पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने ये पॉइंट याद कर लिए अच्छी तरह, तो आप इन पॉइंटों का अपने दिमाग से जो है वर्णन कर सकते हैं और इस प्रकार से आपका निबंधात्मक प्रश्न जो है तैयार हो सकता है। तो राजा के कार्य देखिए या राज्य के कार्य देखिए, प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना, सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह करना, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखना, न्याय की व्यवस्था करना, प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह करना और परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है इसका, इसी क्वेश्चन का अगला पॉइंट है राजा पर नियंत्रण। ठीक है, तो मनु ने राजा की निरंकुशता के विचार का समर्थन नहीं किया है। मनुस्मृति में राजा पर निम्न नियंत्रण लगाए हैं। एक लगाया धर्म का नियंत्रण, दंड एवं न्याय का नियंत्रण, मंत्रियों से परामर्श का नियंत्रण और कर्तव्य पालन का नियंत्रण। तो मनुस्मृति में राजा की निरंकुशता के विचार का प्रतिपादन नहीं किया है। मतलब यद्यपि राजा की उत्पत्ति जो है वो 8 देवताओं के अंश से की गई है, इसका मतलब ये नहीं कि राजा में 8 देवताओं की ताकत है और वो चाहे जिस प्रकार से जो है कार्य कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से 8 देवता जो होते हैं, वो देवता जो होते हैं जिस प्रकार से अपना कर्तव्य करते हैं और अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं, उसी प्रकार से चूंकि राजा के अंदर भी उन्हीं देवताओं का अंश है, इसलिए राजा को भी उन्हीं के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो मनुस्मृति में निरंकुश राज्य का समर्थन नहीं किया गया है और वो इससे पता चलता है कि मनुस्मृति में राजा पर नियंत्रण लगाए गए हैं कि राजा धर्म के अधीन है, वो धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता। दंड और न्याय संबंधी उस पर नियंत्रण है। ठीक है, मंत्रियों से परामर्श लेने का उस पर नियंत्रण है। उसके जो कर्तव्य बताए गए हैं उन कर्तव्यों का पालन करने का उस पर नियंत्रण है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत आपको ये याद रखना है एग्जाम में, चाहे कौटिल्य का मंडल सिद्धांत आ जाए या मनु का मंडल सिद्धांत आ जाए तो उत्तर एक ही आएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो उत्तर कौटिल्य का लिख रहे हो वही उत्तर अगर एग्जाम में मनु का आ जाता है तो मनु का लिख देना, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। ठीक है, तो देखिए कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। कौटिल्य ने सुरक्षा और विदेश संबंधों के संचालन के लिए मंडल सिद्धांत प्रस्तुत किया है और अंतर्राज्यीय राजनीति में राज्यों की अवस्थिति के आधार पर उनसे संबंध स्थापित किए जाने पर जोर दिया है। कौटिल्य ने विजिगीषु राजा को राज्य मंडल का केंद्र बिंदु मानकर 12 राज्यों के मंडल की रचना की है। तो मंडल सिद्धांत क्या है? मंडल सिद्धांत सुरक्षा और विदेश संबंधों के संचालन के लिए प्रस्तुत की गई एक जो रूपरेखा है और इसमें क्या किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राज्यीय राजनीति में जो राज्य जिस स्थान पर स्थित है, ठीक है, तो उस स्थान पर
उसके साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करने से हमें फायदा हो सकता है, उस राज्य की उसके स्थान पर स्थिति के आधार पर उसकी प्रकृति कैसी है, वो मित्रता का भाव रखता है या शत्रुता का भाव रखता है, तो ये चीज़ हमें पता होगी तो ही हम उसके साथ जो संबंध रखेंगे उस संबंधों में स्थायित्व आ सकेगा। ठीक है, तो मंडल सिद्धांत के अंतर्गत राज्य मंडल की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है और उसमें 12 राज्यों की कल्पना की गई है। 12 राज्यों का एक मतलब रूपरेखा प्रस्तुत करके उसमें जो केंद्र बिंदु राजा बना गया है वो किसको बनाया गया है, विजिगीषु राजा को बनाया गया है। विजिगीषु राजा का अर्थ होता है विजय की इच्छा रखने वाला राजा। अगला जो क्वेश्चन है इसी में वो है इसी के अंदर राज्य मंडल के अवयव या घटक। तो राज्य मंडल के कौन कौन से घटक जो है कौटिल्य ने बताए हैं। पहला है विजिगीषु। देखिए राज्य मंडल में केंद्रस्थ राजा को कौटिल्य ने विजिगीषु की संज्ञा दी है। विजिगीषु का अर्थ होता है विजय की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो राज्य मंडल का जो केंद्रस्थ राजा है जिसको केंद्र मान करके और 12 राज्यों के मंडल की रचना की गई है वो विजिगीषु राजा है। विजिगीषु का अर्थ होता है विजय की इच्छा रखने वाला। तो दूसरा है इसमें अरि। अरि का मतलब होता है शत्रु। राज्य मंडल में कौटिल्य ने अरि ऐसे राज्य को कहा है जिसके राज्य की सीमा विजिगीषु के राज्य से मिलती है। ऐसे अरि राज्य विजिगीषु के आगे और पीछे दोनों तरफ होते हैं। कौटिल्य ने विजिगीषु के आगे स्थित राज्य को अरि और पीछे स्थित राज्य को पार्ष्णिग्रह कहा है। याद रखना चित्र है। अरि अरि का मतलब होता है शत्रु। तो राज्य मंडल में अरि किसको कहा है, राज्य मंडल में अरि उस राजा को कहा जाता है जिस राज्य का बॉर्डर जो है वो विजिगीषु राजा के राज्य से मिलता है। ठीक है, तो ये जो अरि राज्य होता है वो विजिगीषु राजा के सामने और पीछे दोनों तरफ स्थित होता है। तो सामने जो राज्य स्थित होता है उसको कौटिल्य ने अरि कहा है और पीछे यानी पीठ का शत्रु जो होता है उसको पार्ष्णिग्रह कहा है। इसके बाद में देखिए तीसरा जो घटक है राज्य मंडल का वो है मित्र। देखिए राज्य मंडल में कौटिल्य ने मित्र ऐसे राजा को कहा है जिसके राज्य की सीमा अरि राज्य से मिलती है। तो कौटिल्य कहता है कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। तो जिस राज्य की सीमा विजिगीषु राजा के शत्रु राज्य की सीमा से मिलती है वो स्वाभाविक रूप से अरि जो होता है उसका तो शत्रु हो गया, और चूंकि अरि का शत्रु हो उस वजह से वो ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से विजिगीषु का क्या बन जाएगा, मित्र बन जाएगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चौथा है मध्यम और उदासीन। तो देखिए जिस राज्य की सीमा विजिगीषु और उसके शत्रु दोनों की सीमाओं से लगती है वह इनमें से किसी का भी शत्रु या मित्र हो सकता है, उसे कौटिल्य ने मध्यम कहा है। तो मध्यम राज्य किसको कहा है कि जिस राज्य की सीमा विजिगीषु और उसके शत्रु राज्य यानी अरि से दोनों से लगती है। तो दोनों से लगने की वजह से क्या हो गया, वो मध्यम राज्य हो गया कि मतलब वो उस तरफ भी झुक सकता है और वो उस तरफ भी झुक सकता है। ठीक है, फिर उदासीन किसको कहा है, जो राज्य विजिगीषु और उसके शत्रु की सीमाओं से परे हो वह न तो स्वभावतः इन दोनों में से किसी का शत्रु होता है न मित्र होता है, उसे उदासीन कहा जाता है। तो उदासीन किसको कहा है कि जिस राज्य की सीमा विजिगीषु और अरि दोनों से स्पर्श नहीं करती है, वो दोनों से दूर स्थित होता है और वो दोनों का न तो मित्र होता है न शत्रु होता है, उसको उदासीन कहा है। लेकिन ये उदासीन राज्य भी बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि ये राज्य जिसके साथ जुड़ जाता है वही राज्य जो है वो ताकतवर बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान की राजनीति या भारत और चीन की राजनीति है, तो अमेरिका बहुत दूर स्थित है, रूस बहुत दूर स्थित है, उनकी सीमा जो है वो इनसे स्पर्श नहीं करती। तो वो जिनका सपोर्ट करेंगे वो राज्य ऑटोमेटिक जो है वो दक्षिण एशिया की राजनीति में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दयानंद के चिंतन में राष्ट्रवादी तत्वों का वर्णन कीजिए। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान धर्म और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय धर्म और समाज में सुधार के लिए 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। यद्यपि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन उनके चिंतन और कार्यों ने भारतीय राष्ट्रवाद को वैचारिक आधार प्रदान किया था। उन्होंने वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा देकर तथा सामाजिक कुरीतियों व अंधविश्वासों का विरोध कर भारतीय समाज को जागरूक बनाने और उन्हें एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके बाद है
स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन और कार्यों में राष्ट्रवादी तत्वों को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। तो निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में अगर आता है तो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंटों को आप रट लो अच्छी तरह और इनका वर्णन जो है वो आप अपने दिमाग से लिख देना, तो आपका निबंधात्मक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रवादी तत्व जो है उसको स्पष्ट करने वाले बिंदु देखिए। हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक, फिर विवेक शून्य परंपराओं तथा अंधविश्वासों के विरुद्ध संघर्ष, फिर भारत की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग, फिर स्वदेशी की भावना पर बल, व्यक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश, निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश, देसी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा, फिर दलितों उद्धार तथा जाति पाति का खंडन। तो ये पॉइंट है, इनका वर्णन आप अपने दिमाग से लिख करके और इसी क्वेश्चन को निबंधात्मक क्वेश्चन का रूप भी दे सकते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, एमन रॉय के नव मानवतावाद की धारणा को समझाइए। देखिए, नव मानवतावाद एमन रॉय के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। नव मानवतावाद मानव को संपूर्ण व्यवस्था का केंद्रीय तत्व और अंतिम सत्य मानता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता में विश्वास व्यक्त करता है। एमन रॉय के नव मानवतावाद संबंधी विचारों को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें नव मानवतावाद संबंधी बिंदु देखिए। अब यही क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आता है तो आप इन पॉइंटों को रट लो और एग्जाम के अंदर इनका वर्णन अपने दिमाग से लिख देना। आपका जो है निबंधात्मक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, चाहे 15 नंबर वाला है चाहे 20 नंबर का है। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 15 नंबर का आता है निबंधात्मक क्वेश्चन, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 20 नंबर का आता है। ठीक है, तो देखिए, मानव की सत्ता को केंद्रीय महत्व प्रदान करना, मानव स्वभाव की सकारात्मक व्याख्या करना, मानवीय बुद्धि और विवेक में आस्था व्यक्त करना, मानव के नैतिक व्यक्तित्व में विश्वास व्यक्त करना, स्वतंत्रता को मानव स्वभाव का स्वाभाविक लक्षण मानना, विश्व बंधुत्व की भावना पर बल देना। ये नव मानवतावाद संबंधी बिंदु हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, जेपी द्वारा प्रतिपादित लोक स्वराज्य की धारणा को समझाइए। लोक स्वराज्य, देखिए, जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की पश्चिमी धारणा तथा संसदीय प्रजातंत्र की आलोचना करते हुए भारत के संदर्भ में लोकतांत्रिक प्रणाली का एक वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत किया है, जिसे सामुदायिक लोकतंत्र, सर्वोदय लोकतंत्र या लोक स्वराज्य की धारणा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब 3 नाम हो गए इसके। एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है लोक स्वराज्य का नाम ही पूछा जाए, एग्जाम में यही क्वेश्चन सर्वोदय लोकतंत्र के बारे में आ सकता है कि जेपी द्वारा प्रतिपादित सर्वोदय लोकतंत्र की धारणा को समझाइए, या एग्जाम में आ सकता है कि जेपी द्वारा प्रतिपादित सामुदायिक लोकतंत्र की अवधारणा को समझाइए। तो आपको तीनों नाम पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप भ्रमित न हों। तो देखिए आगे, जेपी द्वारा प्रतिपादित सामुदायिक लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं अग्रलिखित है। सामुदायिक लोकतंत्र की जयप्रकाश नारायण ने कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं वो देखिए आप। पहली है, लोकतंत्र को एक नैतिक व्यवस्था के रूप में स्थापित करना। मतलब जेपी लोकतंत्र को मात्र शासन की एक प्रणाली के रूप में नहीं, अपितु लोकतंत्र को एक नैतिक व्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते थे। दूसरी विशेषता है लोकतंत्र के सत्ता आधार को व्यापक बनाना। मतलब जेपी भारत में एक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए सिर के बल खड़े सत्ता के पिरामिड को उसके पैरों पर खड़ा करना चाहते थे, अर्थात लोकतंत्र के सत्ता आधार को और विस्तृत बनाना चाहते थे। ठीक है, फिर है सिर के बल खड़े पिरामिड को पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में जो हमारे देश के अंदर व्यवस्था है उसमें जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास में है, और पैर का मतलब स्थानीय स्तर पर जनता जो है उसकी शासन संचालन में भूमिका बहुत कम है। तो जयप्रकाश नारायण स्थानीय स्तर पर
जो शासन है उसको मजबूत बनाना चाहते थे, क्योंकि हमारे पैर मजबूत होंगे तो ही हम ताकतवर बन सकते हैं, तो ही हम कुछ कर सकते हैं। अगर पैर कमजोर होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तीसरी जो विशेषता है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण की पंचस्तरीय योजना प्रस्तुत करना। जेपी का मानना था कि भारत में लागू पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था अपने दोषों के कारण वास्तविक रूप में लोक स्वराज्य की स्थापना करने में असमर्थ है, अतः उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचस्तरीय योजना प्रस्तुत की। फिलहाल जो व्यवस्था है अपने देश में वो कौन सी है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंडीय विकास स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। फिलहाल ये व्यवस्था है। और जयप्रकाश नारायण जो है वो पंचस्तरीय व्यवस्था लागू करना चाहते थे। पंचस्तरीय व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, क्षेत्रीय स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय सभा और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र सभा, इस प्रकार की वो व्यवस्था जो है देश में स्थापित करना चाहते थे। अब अगला क्वेश्चन है प्रन्यास सिद्धांत। ये क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है दोस्तों। गांधी जी के प्रन्यास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयों के अहिंसक प्रतिकार के लिए गांधी जी ने प्रन्यास या न्यास या ट्रस्टशिप सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब देखो इसके तीन नाम हो गए। एग्जाम में प्रन्यास सिद्धांत भी आ सकता है, एग्जाम में न्यास सिद्धांत भी आ सकता है, एग्जाम में ट्रस्टशिप सिद्धांत भी आ सकता है, और एक चौथा नाम और है इसका न्यासिता सिद्धांत। ठीक है, तो कोई भी नाम से ये क्वेश्चन आए आपको भ्रमित नहीं होने की आवश्यकता है। मैंने सभी नाम जो है वो आपको बता दिए हैं। आगे देखिए, गांधी जी के ट्रस्टशिप सिद्धांत के मूल में यह है कि पूंजी का असली मालिक पूंजीपति नहीं बल्कि पूरा समाज है। पूंजीपति तो केवल उस संपत्ति का रखवाला है, अतः उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात शेष साधनों व संपत्ति का सामाजिक हित में उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके बाद क्या कहा गांधी जी ने? अमीर व्यक्ति का धन उसके पास रख दिया जाएगा जिसमें वह अपनी उचित आवश्यकताओं के लिए खर्च करेगा, और बाकी बचे हुए धन का वह ट्रस्टी होगा जिसका प्रयोग समाज के लिए किया जाएगा। ये गांधी जी का कहा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए, गांधी जी के इस सिद्धांत की निम्न प्रमुख बातें क्या क्या है? अधिकाधिक धन पूंजीपति के पास एक न्यास के रूप में रहेगा। दूसरा है धन का प्रयोग समाज कल्याण के लिए किया जाएगा। तीसरा है आर्थिक साधनों का समाज में न्याय सम्मत वितरण को सुनिश्चित करना। और चौथा है पूंजीवाद की बुराइयों का अहिंसक समाधान करना। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद की धारणा का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा अगर, तो आप जो पॉइंट है नीचे उन पॉइंटों का वर्णन कर देना। ठीक है, देखिए, स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के प्रमुख राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्र की मुख्य शक्ति और एक राष्ट्र के रूप में उसकी पहचान का मुख्य तत्व धर्म को बताया था। इसलिए उनके राष्ट्रवाद को धार्मिक या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है धार्मिक या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है। ठीक है, तो वो स्वामी विवेकानंद के जो राष्ट्रवाद के बारे में विचार हैं उन्हीं को धार्मिक या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद कहा जाता है, क्योंकि उसने जो भारतीय राष्ट्र की मुख्य शक्ति और एक राष्ट्र के रूप में भारत की जो मुख्य पहचान है उसका प्रमुख जो तत्व बताया वो धर्म को बताया। इसलिए स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद को धार्मिक या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए, स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद की धारणा को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ये अलग अलग पॉइंट है। धर्म को भारतीय राष्ट्रवाद का आधार मानना। दूसरा है भारत के अतीत से प्रेरणा लेते हुए भारत के उज्जवल भविष्य के लिए के विचार व्यक्त करना। ठीक है, इसके बाद में इसी का अगला पॉइंट देखिए, एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण के लिए देशभक्ति, एकता और शक्ति की आवश्यकता पर बल देना। फिर है राष्ट्रवाद की उदार व्याख्या करते हुए विश्व बंधुत्व के आदर्श को अपनाना। और फिर है राष्ट्रवाद में मानव के कल्याण की कामना निहित होना। तो यही जो पॉइंट है इन पॉइंटों का आप विस्तार से वर्णन कर देना 5-5, 6-6 लाइनों के अंदर, तो आपका निबंधात्मक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है एकात्म मानववाद के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। दोस्तों यही क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो वही बात है, सेम जो नियम है वो आपको अप्लाई करना है, पॉइंट आपको रट लेने हैं अच्छी तरह, और वर्णन जो है वो अपने दिमाग से लिख देना है। आपको काम की बात बताऊं, एक पॉइंट और कोटेशन हमेशा देखे जाते हैं। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वो पॉइंट और कोटेशन ही देखता है, बाकी अंदर आपने वर्णन में क्या लिखा है वो कोई नहीं पढ़ता है। इसलिए वर्णन में आप चाहे अपने दिमाग से कुछ भी लिख दो, लेकिन आपके पॉइंट और कोटेशन जो है वो सही होने चाहिए, ये अंदर की बात है। देखिए, एकात्म मानववाद की धारणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो उनके संपूर्ण चिंतन का प्रमुख और मौलिक पक्ष है। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना? करेंगे ना पक्का? ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, एकात्म मानववाद की धारणा मानव को विशेष महत्व देते हुए भी इस बात पर विशेष बल देती है कि अकेले व्यक्ति के हितों को ही सर्वोपरि नहीं माना जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के हित एक ही हैं। व्यक्ति और समाज के हितों में कोई टकराव नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी और पूरक हैं। इसके बाद देखिए, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद की धारणा के विभिन्न पक्षों को निम्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। ये पॉइंट है दोस्तों। अगर एक निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में आता है तो मैंने पंक्ति के रूप में लिखा है, आपको इनको पॉइंट के रूप में लिखना है। तो पहला पॉइंट है, मनुष्य का जीवन एकांकी नहीं है। मानव के कल्याण की समग्र व्याख्या के लिए भारतीय दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, व्यक्ति, प्रकृति और समुदाय में कोई टकराव नहीं है, बल्कि इनमें अनिवार्य एकात्मकता पाई जाती है। तीसरा, मानव मात्र के हितों में अनिवार्य एकता है, अतः वसुदेव कुटुंबकम के आदर्श को अपनाया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता पर राजा राममोहन राय के विचार लिखिए। देखिए, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन करने और उसके लिए सक्रिय प्रयास करने वाले व्यक्तियों में राजा राममोहन राय का प्रमुख स्थान है। राजा राममोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि इससे जनता को शासन के विरुद्ध होने वाली शिकायतों को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा और स्थानीय अधिकारियों के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली शिकायतों को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करके उनका निराकरण किया जा सकेगा। आगे देखिए इसका उत्तर। और राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी और मीरात उल अखबार, 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित 2 समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो संवाद कौमुदी और मीरात उल अखबार नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 1823 में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जब याचिका अस्वीकृत हो गई तो उन्होंने इसके विरुद्ध ब्रिटिश सम्राट के समक्ष अपील की थी, लेकिन जब वहां से भी अपील अस्वीकृत हो गई तो उन्होंने विरोध स्वरूप अपने समाचार पत्र मीरात उल अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया था। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, एम एन रॉय की बुनियादी लोकतंत्र की धारणा का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2 लघुत्तरात्मक एक को जरूरी नहीं है, निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। देखिए, एम एन रॉय भारत में विद्यमान लोकतंत्र की प्रणाली के कटु आलोचक थे। वे भारत में लोकतंत्र की ऐसी प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग जनता द्वारा किया जा सके। इसके लिए उनके द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी उसे ही बुनियादी लोकतंत्र या संगठित लोकतंत्र की धारणा कहा जाता है। 2 नाम हो गए इसके, बुनियादी लोकतंत्र या संगठित लोकतंत्र। तो एग्जाम में बुनियादी लोकतंत्र ना करके संगठित लोकतंत्र अगर आ जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का एक ही मतलब होता है। देखिए, एम एन रॉय की बुनियादी लोकतंत्र या संगठित लोकतंत्र की धारणा को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन निबंधात्मक आ गया तो आपको इन तीनों पॉइंटों का क्या करना है, वर्णन करना है। पहला है, सत्ता के विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करते हुए शासन के हर स्तर पर संगठित जन समितियों की स्थापना करना। दूसरा, शासन के हर स्तर पर संगठित जन समितियों में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन शक्ति का प्रयोग करना।
और तीसरा है राजनीतिक दलों को समाप्त किए जाने का समर्थन करते हुए दल विहीन लोकतंत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करना। अब दोस्तों ये आपका भाग स पार्ट सी। देखिए किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। ये निबंधात्मक क्वेश्चन आ गए तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग जो है अंकों के निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं। किसी में 15 नंबर का होता है, किसी में 20 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये निबंधात्मक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है राजनीतिक चिंतन में मनु के योगदान का परीक्षण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित प्रशासनिक संगठन के विभिन्न पक्षों की समीक्षा कीजिए। फिर तीसरा जो क्वेश्चन आपका वो है गोखले की राजनीतिक चिंतन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। चौथा है तिलक की स्वराज्य की धारणा को स्पष्ट कीजिए। पांचवा है गांधी जी के आर्थिक विचारों का परीक्षण कीजिए। और छठा है गांधी जी के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण कीजिए। अब जैसे नेहरू जी के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण कीजिए। अब ये क्वेश्चन आप तैयार करोगे तो इसी क्वेश्चन के अंदर कई सारे और क्वेश्चन भी तैयार हो गए। जैसे एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद पर नेहरू के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर रहे हो तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ जाए कि पंथ निरपेक्षता पर नेहरू के विचारों को स्पष्ट कीजिए, तो अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर रहे हो तो वो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का पॉइंट है। अगर मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं यार ऐसे आ जाए कि लोकतांत्रिक समाजवाद पर नेहरू के विचारों की व्याख्या कीजिए, तो इस क्वेश्चन के का ही वो पॉइंट है। तो अगर आप इसको तैयार कर रहे हो तो वो क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इनके पॉइंट, इनके उत्तर जो है इनके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लेकर के आऊँगा। बाकी आप ये चाहते हो भाई और किसी पॉइंट के ऊपर भी वीडियो होना चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करें। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो का लिंक जो है वो अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।